औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल क्रिटिकल थ्योरी को। और बेसिकली इस तरह है कि हम क्रिटिकल थ्योरी को हम लोग जो है वो कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल की, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था फ्रैंकफर्ट में इन 1923 में। और बेसिकली फिर यूएसए में ये चला गया 1930s में, वहाँ रहा और बाद में फिर से री इस्टेब्लिश किया गया फ्रैंकफर्ट में इन अर्ली 1950s में। और बेसिकली ये इंस्टीट्यूट जो है ये डिज़ोल्व किया गया 1969 में। लेकिन इस तरह है कि इस क्रिटिकल थ्योरी के दो फेजेस जो है हम डिस्कस कर सकते हैं, या दो फेजेस में टू फेजेस में हम क्रिटिकल थ्योरी के या इस ट्रेडिशन को या थिंकिंग को या इस फॉर एग्जांपल जो कि एक फिलोसॉफिकल या हम कह सकते हैं कि मार्क्सिस्ट एक ट्रेडिशन था, इसी को हम दो फेजेस में तकसीम कर सकते हैं। पहले फेज़ में जो कि प्री वॉर जो एक फ़ेज़ था ख़ुसूसन सेकंड वर्ल्ड वार से पहले, और दूसरा फ़ेज़ जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, जो कि फॉर एग्जांपल 1969 में या ख़ुसूसन सेकंड वार के बाद, जो कि जिन्होंने इस चीज़ पर क्रिटिकल थ्योरी पर या जो कि हम कह सकते हैं कि न्यू मार्क्सिज्म पर जिन्होंने काम किया, इस तरह के दो फेजेस पर हम तकसीम कर सकते हैं। और बेसिकली पहले फेज़ में हॉर्कीमर थे, एडॉर्नो थे और मार्क्स थे, और सेकंड फेज़ में हैबरमास जो है ये वो उन्होंने काम किया क्रिटिकल थ्योरी पर। लेकिन इस तरह है कि कोई भी इस तरह एक हम कह सकते हैं कि कोई ख़ुसूसन जो है कोई इसकी क्रिटिकल थ्योरी की कोई यूनिफाइड बॉडी ऑफ वर्क नहीं है। लेकिन इस तरह है कि मुख्तलिफ फ्रैंकफर्ट थिंकर्स जितनी भी थे उनके मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है हम कलेक्ट करते हैं, और वो ख़ुसूसन जो है वो एक फ्रैगमेंट जो हम कह सकते हैं कि बन सकता है उनका। और वैसे सारी उनकी आइडियाज़ को, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल है, उनके आइडियाज़ को हम क्रिटिकल थ्योरी ही में डिस्कस करते हैं। और बेसिकली ओरिजिनली इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो है क्रिटिकल थ्योरी के मार्क्सिज्म ही रहा है। और बेसिकली वो मार्क्सिज्म की ही बेसिक प्रिंसिपल्स पर वो काम करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि ये एक न्यू मार्क्सिज्म की तरफ आ चुके हैं। और बेसिकली उन्होंने थोड़ी सी चीज़ों में मार्क्सिज्म को, या जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है उनको, क्रिटिकल थ्योरी के जितने भी लोग थे वो उन्होंने जो कि क्रिटिकल थ्योरिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और बेसिकली ये लोग जो है ये रेपेल थे स्टॉलिनिज्म से, और बेसिकली उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया डिटर्मिनिस्ट एंड साइंटिफिक टेंडेंसीज ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को, जो कि फॉर एग्जांपल वो कहते थे कि डिटर्मिनिस्ट और साइंटिफिक इस सेंस में कि फॉर एग्जांपल क्लासिकल मार्क्सिज्म में या ख़ुसूसन मार्क्स जो कहते थे कि उनकी थ्योरी जो है ये साइंटिफिक है, और बेसिकली डिटर्मिनिस्ट इस सेंस में या साइंटिफिक इस सेंस में कि वो कहते हैं कि वो हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म से ये बात प्रूव करते थे कि फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म जो है ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है फॉर एग्जांपल, या ये ख़त्म हो जाएगा। और बेसिकली डिटर्मिनिस्ट भी इस सेंस में कि एक वक्त आएगा कि जो कि एक डिटर्मिनिज्म या हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल जो कि एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में वो ख़त्म हो जाएगा, और सोशलिज्म जो है ये खुद ब खुद या एक स्ट्रगल के साथ आ जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया डिटर्मिनिस्ट और साइंटिफिक टेंडेंसीज ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्स या जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है उसी के। और बेसिकली ये ख़ुसूसन जो है मार्क्स के प्रेडिक्शंस पर जो है उनका तनकीद रहा है कि द इनएविटेबल कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म जो है ये नहीं आ रहा, या नहीं आ सकता। और बेसिकली इन्हीं चीज़ों को जो है ये क्रिटिकल थ्योरी के लोग या क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो है ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। और बेसिकली फ्रैंकफर्ट थिंकर्स जो थे उन्होंने एक न्यू मार्क्सिज्म का बुनियाद रखा, और बेसिकली उन न्यू मार्क्सिज्म का फोकस इस चीज़ पर है मोर हेवली अपॉन द एनालिसिस ऑफ आइडियोलॉजी देन अपॉन इकोनॉमिक, एंड नो लॉन्गर ट्रीटेड द प्रोलेटारिएट एज द रिवोल्यूशनरी एजेंट्स। उनके ख्याल में ये है कि दो किस्म चीज़ों पर उन्होंने काम किया। वो इकोनॉमिक्स के अलावा जो हुए वो आइडियोलॉजी की तरफ गए, ख़ुसूसन मार्क्सिज्म की तरफ गए। और बेसिकली उनके ख्याल में प्रोलेटारिएट जो हैं वो एक रिवोल्यूशनरी एजेंट साबित नहीं हो सकते। और बेसिकली दे आल्सो ब्लेंडेड मार्क्सिज्म एंड साइड विद आइडियाज़ ऑफ थिंकर्स सच एज कांट। वो जो है मार्क्स के आइडियाज़ को, या जो कि क्लासिकल मार्क्सिस्ट थे उनके आइडियाज़ को, या क्लासिकल जो मार्क्सिज्म था उन्हीं आइडियाज़ के साथ वो मैक्स करते थे कांट को, हीगल के आइडियाज़ को, मैक्स वेबर के आइडियाज़ को, सिगमंड फ्रॉइड जो है उनके आइडियाज़ को वो एक मिक्सर बनाते हैं और बाद में पैश करते हैं। और बेसिकली इस तरह है कि उनके ख्याल में
वो characterized है by the attempt to extend the notion of critique to all social practices by linking substantive social research to philosophy। और बेसिकली वो क्रिटिसिज्म को या द नोशन ऑफ क्रिटिक जो है ये एक्सटेंड करते हैं ऑल सोशल प्रैक्टिसेस को, और बेसिकली ये लिंक करते हैं ऑल सोशल रिसर्च इन फिलॉसफी को, यही चीज़ें जो है ये लिंक करते हैं। इन सो डूइंग इट not merely looks beyond the classical principles and methodology of Marxism but also cuts across a range of traditionally discrete disciplines। और वैसे इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल वो ना सिर्फ ये कि वो मार्क्सिज्म की जो क्लासिकल मार्क्सिज्म की जो मेथोडोलॉजी है वो उसी को नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि बहुत सी चीज़ों पर और ये काम जो है बहुत सी चीज़ों में वो करते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में करते हैं, सोशियोलॉजी में, फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। और बेसिकली इस तरह है कि क्रिटिकल थ्योरिस्ट जितनी भी थी उनके बहुत से काम हैं बहुत से डिसिप्लिन में। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी है, एजुकेशन में भी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, और बहुत सी चीज़ों में क्रिटिकल थ्योरिस्ट थे उनका काम है। लेकिन इस तरह है कि मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो है ये क्रिटिसाइज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन ऑफ फ्रैंकफर्ट थिंकर्स जितनी भी थे या क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो थे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है इस चीज़ पर कि वो एडवांस करते थे थ्योरी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दैट वाज ऑफन डिसएंगेज फ्रॉम द ऑनगोइंग सोशल स्ट्रगल। उनके ख्याल में फॉर एग्जांपल वो ये इस चीज़ पर वो क्रिटिसाइज़ हो चुके हैं कि वो एक इस तरह तहरीक को वो एडवांस करते हैं या एडवोकेट करते हैं जो कि ऑन गोइंग जो कि सोशल स्ट्रगल था इससे डिसएंगेज था, या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कोई वैल्यू नहीं रखता था। फिर इस तरह है कि दे वर अक्यूज्ड ऑफ और एम्फसाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ कैपिटलिज्म टू एब्जॉर्ब ऑब्जोल्यूशनल फोर्सेस। उनके ख्याल में ये है कि वो क्रिटिसाइज़ हो चुके हैं ख़ुसूसन जो कि क्लासिकल मार्क्सिज्म पर यकीन रखते हैं उनकी तरफ से कि ये गलत बात है कि कैपिटलिज्म जो है अपोजिशनल जितनी भी फोर्सेस है वो एब्जॉर्ब कर सकेंगे। और वैसे दस्त अंडर एस्टिमेटिंग द क्राइसिस टेंडेंसीज विद इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, चूँकि इस तरह है कि वो पहले जिस तरह हम कह चुके हैं कि क्लासिकल मार्क्सिस्ट का ये ख्याल था कि या ख़ुसूसन कार्ल मार्क्स का ये ख्याल था कि कैपिटलिज्म जो है ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। और बेसिकली आज भी वो कहते हैं कि इस चीज़ को जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल है या जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट है वो क्या करते हैं, वो नज़रअंदाज करते हैं। और बेसिकली जो कि क्राइसिस है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो है या कैपिटलिज्म के अंदर जो कि मुख्तलिफ क्राइसिस है वो इस चीज़ को ना सिर्फ कि अंडर एस्टिमेट करते हैं बल्कि इग्नोर करते हैं। ऑन द अदर हैंड क्रिटिकल थ्योरी हैज़ ब्रॉट अपॉन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल इंसाइट्स थ्रू द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ एकेडमिक एंड डिसिप्लिन्स एंड बाय स्ट्रैडलिंग द डिवाइड बिटवीन मार्क्सिज्म एंड कन्वेंशनल सोशल थ्योरी। बेसिकली इस तरह है कि क्रिटिकल थ्योरी के मुख्तलिफ उन्होंने जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में और ख़ुसूस एजुकेशन में बहुत सी चीज़ों पर उनका काम है। और बेसिकली इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि उनकी सोशल और पॉलिटिकल जो कि एकेडमिक डिसिप्लिन्स है उन्हीं में उनका बहुत सा काम है। और बेसिकली कन्वेंशनल सोशल थ्योरी में और मार्क्सिज्म में ख़ुसूसन ये जो है ये स्टैडल कर चुके हैं। इट हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड ए कंटिन्यूअली फर्टाइल एंड इमेजिनेटिव पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी कैन बी एक्सप्लोर्ड। लेकिन ये भी है कि वो एक इस तरह लेंस देते हैं लोगों को, एक इस तरह अप्रोच देते हैं लोगों को जिसके ज़रिए से हम बहुत आसानी से बहुत एक डिफरेंट एंगल से सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो हम देख सकते हैं। लेकिन अब ये हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मैन फिगर है जो कि फॉर एग्जांपल जिन्होंने काम किया या जो कि क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं प्री वार जो एरा था या ख़ुसूसन जो कि 1923 से के बाद जितनी भी जिन लोगों ने काम किया इस चीज़ पर उनको हम डिस्कस करते हैं। और बेसिकली हॉर्खीमर जो है वो सबसे पहले है जो कि जर्मन फिलोसफर्स है, सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। हॉर्खीमर जो है उनके ख्याल में वो पायनियर्ड दी interdisciplinary approach that was to become characteristic of critical theory। वो जो है उन्होंने एडिकेट किया, उन्होंने सपोर्ट किया, वो जो है वो कहते थे कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है सोशल प्रॉब्लम्स में या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है ये लाजमी है, जो कि क्रिटिकल थ्योरी का एक मैन पॉइंट जो है ये रहा है। हिज प्रिंसिपल कंसर्न वाज टू एनालाइज द साइकिक एंड आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म थ्रू विच क्लास सोसाइटीज़ कंटेन कन्फ्लिक्ट। उनके ख्याल में ये है क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट है तो वो कहते हैं कि साइकोलॉजी ही के लेंस से वो कहते थे कि हमें करना चाहिए कि हम साइकोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करें कि कौन कौन से कन्फ्लिक्ट्स जो है क्लास सोसाइटीज़ में कौन कौन से कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, या हम उनके ख्याल में
कि हम ये चाहिए कि हम आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो कि मैकेनिज़्म है उसी को एनालाइज करें, जो कि क्लास सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। और बेसिकली ही एक्सप्लेन्स टोटलिटेरियनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिलेशन एंड पॉलिटिकल टेंडेंसीज ऑफ लिबरल कैपिटलिज्म। उनके वो जो है उनके दौर में ख़ुसूसन फाशिज़म और नाजिज़म का यही दौर था, तो उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म को डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिलेशन एंड पॉलिटिकल टेंडेंसीज ऑफ लिबरल कैपिटलिज्म में, कि यही जो है ये एक प्रोसेस है जो कि चलता आ रहा है। और बेसिकली ये जो है ये असल में लिबरल कैपिटलिज्म जो है एक क्राइसिस में है। और बेसिकली वो जो है वो कहते हैं कि द एडवेंट ऑफ मास सोसाइटी एंड द डोमिनेंस ऑफ कल्चर इंडस्ट्री हैड मेड ऑल आइडियोलॉजिकल डिविजन्स इररिलेवेंट एंड थ्रेटन परमानेंटली टू सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल फ्रीडम। उनके ख्याल में ये है कि द एडवेंट ऑफ मास सोसाइटी और बेसिकली जो कि कल्चर इंडस्ट्री है, इसके साथ ये हुआ कि इसके साथ ये डोमिनेंट आ गई ओल्ड आइडियोलॉजिकल डिविजन्स पर, और बेसिकली इसके साथ ओल्ड जितनी भी आइडियोलॉजिकल डिविजन्स थे वो इररिलेवेंट बन गए। और बेसिकली इसके साथ जो है ये इंडिविजुअल फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं ये परमानेंटली सबऑर्डिनेट किए गए। और बेसिकली उनके इस तरह की चीज़ों को इनके आइडियाज़ जो वो अपनी आइडियाज़ देते हैं उनके मुख्तलिफ वर्क्स में हैं, जो कि सबसे पहले इसमें है स्टडीज़ ऑन अथॉरिटी एंड द फैमिली जो कि 1936 में पब्लिश किया गया। और बेसिकली डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट जो कि वो लिखते हैं एक और क्रिटिकल थ्योरिस्ट के साथ एडॉर्नो के साथ 1944 में। और बेसिकली एक्लिप्स ऑफ रीज़न जो कि 1974 में वो पब्लिश होते हैं, उनकी मतलब पोस्ट ह्यूमसली वो पब्लिश होते हैं उनकी वफ़ात के बाद। इस तरह है कि दूसरा हमारे साथ जो कि क्रिटिकल थ्योरिस्ट है वो हर मार्केस है, और जो कि जर्मन पॉलिटिकल फिलोसफर है और सोशल थ्योरिस्ट है। और बेसिकली वो कहते हैं कि वो ही पोर्ट्रेट एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी एज एन ऑल इनकम्पासिंग सिस्टम ऑफ रिप्रेशन। उनके ख्याल में जो कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये सिस्टमैटिकली क्या है रिप्रेशन में इसमें पाया जाता है, विच सबड्यूज आर्गूमेंट एंड डिबेट एंड एब्जॉर्ब ऑल फॉर्म ऑफ एपोजिशन। और बेसिकली उनके ख्याल में ये है कि ये इसके साथ जो आर्गूमेंट है और डिबेट्स है जो है ये इसको सबड्यू किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन जो है इसके साथ जो कि उनके ख्याल में ये एक इस तरह सिस्टम है कि ये रिप्रेशन भी यहाँ पाया जाता है, आर्गूमेंट और डिबेट्स को भी सप्रेस किया जाता है। लेकिन ये भी है कि अपोजिशन ये इतना पावरफुल है कि इसमें अपोजिशन जो है ऑल फॉर्म्स ऑफ अपोजिशन जो है ये एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं या हो सकते हैं या हो जाते हैं। अगेंस्ट दिस वन डायमेंशनल सोसाइटी हेड अप एन unashamedly utopian prospect of personal and sexual liberation, looking not to the conventional working class as a revolutionary post, but a group such as students, ethnic minorities, women and workers in developing world। उनके ख्याल में चूँकि क्लासिकल मार्क्सिस्ट का ये ख्याल ये था कि वर्कर्स जो है वो रिवोल्यूशनरी एजेंट्स बनेंगे। उनकी मार्क्सिस के ख्याल में ये है कि मुख्तलिफ लोग जो है वो ये एजेंट्स बन सकते हैं, उनमें स्टूडेंट्स हैं, उनमें एथनिक माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो खसूसन रिवोल्यूशनरी एजेंट्स बन सकते हैं मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन के लिए, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन के लिए। और बेसिकली खसूसन उनमें वर्कर्स भी शामिल है, उनमें वमेन भी शामिल है, एथनिक माइनॉरिटीज़ के लोग भी शामिल हैं, और खसूसन जो है ये स्टूडेंट्स भी इस चीज़ में शामिल है। लेकिन उनका जो क्रिटिकल थ्योरी में या फ्रैंकफर्ट स्कूल में उनका जो एक बेसिक आर्गूमेंट है वो ये है कि जो कि वो कहते हैं कि जो कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी है इसमें जितनी भी अपोजिशन है, और बेसिकली इस चीज़ पर जो है वो क्रिटिसाइज़ भी हो चुके हैं कि फॉर एग्जांपल ये जितनी भी अपोजिशन है ये कैपेसिटी इस सिस्टम में है कि वो एब्जॉर्ब कर सके। और बेसिकली वो एक न्यू मार्क्सिज्म की तरफ इस अंदाज से आते हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ वर्कर्स नहीं हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल पीजेंट्स नहीं है, बल्कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को अगर हम ले लें, स्टूडेंट्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या वो एजेंट्स बन सकते हैं रिवोल्यूशनरी, वुमेन भी बन सकते हैं, और बेसिकली वो एथनिक माइनॉरिटीज़ जो है वो भी वो बन सकते हैं। और बेसिकली उनकी जो अहम किताबें हैं या जो वर्स है इनमें न्यू लिफ्ट ऑफ जो कि 1960s हैं ये हैं, और बेसिकली रीज़न एंड रिवोल्यूशन है 1941, एरोज एंड सिविलाइजेशन है जो कि 1969 में पब्लिश किया गया है, और बेसिकली वन डायमेंशनल मैन जो कि 1964 में पब्लिश हो चुका है। यही उनकी किताबें हैं। बाद में जो कि अहम जो कि प्री रिवोल्यूशनरी हम कह सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के या जो कि क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो हैं, ये भी जर्मन फिलोसफर हैं थियोडोर एडॉर्नो जो कि ये भी सोशोलॉजिस्ट है और बेसिकली म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं। एडॉर्नो मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ मास culture. With the Horkheimer, he developed
a new social cultural theory that centered in the advance of instrumental reason rather than the Marxist idea of class struggle। वो जो है वो इंस्ट्रूमेंटल रीज़न को फोकस इंस्ट्रूमेंटल रीज़न पर वो फोकस करते हैं, मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ क्लास स्ट्रगल पर वो फोकस नहीं करते। एडोनो जो है वो इंटरप्रेटेड कल्चर एंड मास कम्युनिकेशन एज पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच डोमिनेंट आइडियोलॉजीज आर इम्पोज्ड अपॉन सोसाइटी। इस तरह है कि जो कि हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं फॉर एग्जांपल कल्चरल थेरी की, या फॉर एग्जांपल इस मास कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एडोनो जो है वो कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन के फॉर एग्जांपल जितनी भी मास कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, इन सारी ज़राए को, इन कम्युनिकेशन जितनी भी ज़राए हैं, फॉर एग्जांपल मीडिया है, सोशल मीडिया है, जितनी भी चीज़ें हैं, इसके ज़रिए से उनके ख्याल में अगर आज हम एडोनो को डिस्कस करते हैं तो इस सारी चीज़ों को जो है वो कहते होंगे कि ये मास कम्युनिकेशन की इंस्ट्रूमेंट्स है, और बेसिकली ये एज ए पोलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इसका इस्तेमाल एज ए पोलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स किया जाता है, और इसके ज़रिए से जितनी भी डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ हैं उनको इम्पोज किया जाता है सोसाइटीज़ में, और बेसिकली प्रोड्यूसिंग कन्फॉर्मिज्म। और इसके साथ ये है कि जितनी भी अपोजिशंस हैं, फॉर एग्जांपल जितनी भी अपोजिशनल फोर्सेस हैं, उनको ना सिर्फ ये कि सप्रेस किया जाता है बल्कि उनको चुप किया जाता है, या इस तरह है कि सोसाइटी में कन्फॉर्मिज्म जो है कि सारी बातों को लोग जो है फिर इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है इन कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन की जितनी भी ज़राए है पॉलिटिकली, कि लोग जो है ना सिर्फ ये कि इन सारी चीज़ों को ठीक समझे बल्कि वो कंफर्म भी करे, वो फॉलो भी करे, वो ख़ुद पर लागू भी करे, और बेसिकली पैरालाइजिंग इंडिविजुअल थाट एंड बिहेवियर। इसके साथ उनके ख्याल में ये है कि इंडिविजुअल थाट्स और बिहेवियर जो है ये पैरालाइज हो सकता है या हो चुका है, और बेसिकली वो प्रोवाइड करते हैं द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, जो कि वो काम करते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म पर भी। लेकिन उनका जो अहम कंट्रीब्यूशन है क्रिटिकल थ्योरिस्ट थ्योरी में वो ये है कि वो एक सोशो कल्चरल थ्योरी डेवलप करते हैं, और बेसिकली वो खसूसन इंस्ट्रूमेंटल रीज़न की बात करते हैं, और बेसिकली उनके ख्याल में ये है कि सिस्टम इस तरह है जो कि फॉर एग्जांपल पहले के हम कह चुके हैं कि इस तरह है कि मास कम्युनिकेशन के ज़रिए से या मास कल्चर के ज़रिए से लोगों को जो है इस तरह बनाया जाता है कि उनके आइडियाज़ को मैनिपुलेट किया जाता है, उनके जहनों को मैनिपुलेट किया जाता है, और रीइंफोर्स किए जाते हैं जो कि डोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है, जिसके ज़रिए से लोग जो है ना सिर्फ इन आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं बल्कि वो ठीक भी समझते हैं। उनकी वर्क्स में, उनकी बुक्स में अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी, जो कि फॉर एग्जांपल हम पहले कह चुके हैं कि साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म पर जिन्होंने एक किताब लिखा द अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी 1950 में पब्लिश हुआ। मैनी मोरेलिया जो है 1951 में, नेगेटिव डायलेक्टिक्स जो है 1966 में एडोनो जो है वो पब्लिश करते हैं, और बेसिकली हैबरमस जो है वो आखिरी हमारे साथ जो कि बाद में मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के दूसरी फेज़ में जो काम करते हैं वो फिलोसफर है, और वो भी बेसिकली जर्मन है और एक सोशल थ्योरिस्ट है। वो जो है सेकंड जनरेशन के एक लीडिंग एक्सपोनेंट है, और बेसिकली हैबरमस जो है वो एपिस्टेमोलॉजी में या नॉलेज ही पर वो काम करते हैं, एंड डायनामिक्स ऑफ एडवांस्ड कैपिटलिज्म, वो एडवांस्ड कैपिटलिज्म में, या हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में वो काम करते हैं। द नेचर ऑफ रैशनैलिटी, वो रैशनैलिटी पर काम करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइंस एंड फिलॉसफी, इस चीज़ पर वो काम करते हैं। ही हैज़ हाईलाइटेड द क्राइसिस टेंडेंसीज, और बेसिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वो हाईलाइट करते हैं जो क्राइसिस टेंडेंसीज है, फॉर एग्जांपल जो कि हम कह सकते हैं कि पहले पेज के फ्रैंकफर्ट स्कूल के या क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो थे वो कहते थे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में इस तरह है कि वो अपोजिशन एब्जॉर्ब कर सकती हैं, और बेसिकली उनके ख्याल में जो कि हैबरमस जो है वो क्राइसिस टेंडेंसीज की बात करते हैं। वो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जो इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी दैट रिजल्ट फ्रॉम द टेंशंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन एंड डेमोक्रेसी, जो कि एक रिजल्ट है कैपिटल एक्यूमुलेशन के साथ, और एक टेंशन जो है कैपिटल एक्यूमुलेशन के और डेमोक्रेसी दोनों के दरमियान जो कि एक टेंशन है, इसके साथ क्राइसिस टेंडेंसीज पैदा होती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उनके ख्याल में। एनालिसिस ऑफ रैशनैलिटी हैज़ डेवलप्ड क्रिटिकल थ्योरी इनटू व्हाट हैज़ बिकम अ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, और बाद में उनकी जो रैशनैलिटी पर जो काम करते हैं इसके साथ डेवलप हो चुका है, जो कि एक थ्योरी है जो कि बाद में इस तरह टर्म किया गया
एज कम्युनिकेटिव एक्शन। और बेसिकली हेबरमस जो हैं उनकी मुख्तलिफ बुक्स जो है टूवर्ड्स रैशनल सोसाइटी हैं 1970 में, लेजिटिमेशन क्राइसिस 1975 में, और द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो कि 1984 में डिस्कस या पब्लिश हो चुका है। आसान अल्फाज में इस तरह है कि क्रिटिकल थ्योरी जो है ना सिर्फ ये कि हम इस तरह के लोगों को जो कि क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं हम न्यू मार्क्सिज्म में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, या लोग जो है वो करते हैं। उनके ख्याल में ये है कि वो थोड़ा आगे आ जाते हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि मार्क्सिज्म में इसमें मुख्तलिफ चेंजेस जो है वो लाते हैं। उनके फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ख्याल में ये है कि कुछ लोग इस तरह भी हैं जो कि रिवोल्यूशन पर भी यकीन नहीं रखते, लेकिन इस तरह है कि ख़ुसूसन ये आइडियोलॉजी की तरफ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले उनके ख्याल में जो कि डिटर्मिनिस्ट और साइंटिफिक जो एक टेंडेंसीज़ है क्लासिकल मार्क्सिज्म में, ये बेसिकली एक क्लासिकल मार्क्सिज्म से ही वो बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वो आगे आ जाते हैं या क्लासिकल मार्क्सिज्म से आगे आ जाते हैं। दूसरी बात अहम यह है कि वो जिस तरह फॉर एग्जांपल डिटर्मिनिस्ट के ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, और एक वक्त इस तरह आएगा जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और सोशलिज्म या हम कह सकते हैं कि सोसाइटी एक स्टैटलिस्ट सोसाइटी की तरफ हम जा सकते हैं। यही जो है एक साइंटिफिक और डिटर्मिनिस्ट जो कि एक टेंडेंसीज थी क्लासिकल मार्क्सिज्म में, ये इससे आगे आए। दूसरी बात अहम यह है कि उनके ख्याल में ये है कि ख़ुसूसन जो कि उनके ख्याल में कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इतना पावरफुल है कि जितनी भी अपोजिशंस है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, और बाद में जो कि फॉर एग्जांपल हेबरमस है वो इस चीज़ को क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तीसरी बात अहम ये है कि उनके ख्याल में ख़ुसूसन ये है कि एडोनो फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि लाजिमी है कि रिवोल्यूशनरी एजेंट्स जो है जो कि क्लासिकल मार्क्सिस्ट के लिए ख़ुसूसन वर्कर्स थे, बाद में फॉर एग्जांपल लेनिन के लिए वो वर्कर्स भी थे और पेजेंट्स भी थे। इनके लिए ये है कि ये स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ की भी, या आसान अल्फाज में जितनी भी और सप्रेस्ड कम्युनिटीज़ है, सप्रेस्ड लोग हैं, सप्रेस्ड ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल अगर वो वमेन हैं या सप्रेस्ड एथनिक ग्रुप्स हैं या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, ये सारे वर्कर्स के साथ और पीजेंट्स के साथ या जितनी भी सप्रेस्ड लोग हैं जितने भी, वो एजेंट्स बन सकते हैं रिवोल्यूशन के।